मैं हूँ आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, ये है हमारे पर्यावरण वाले विषय से संबंधित। हम लगातार जो है खबरों में सुनते रहते हैं कि बर्फ पिघल रही है, जिसके कारण जो है सी लेवल लगातार बढ़ रहा है। तो जो कोस्टल एरियाज हैं वो डूब रहे हैं, उनको विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। तो अमेरिका की एक एजेंसी है, यहाँ पर जो है उसने पूरा डेटा जारी किया है कि 1970 से लेकर के 1980, 2010, 2020 और फाइनली 2025 तक जो है कितनी बर्फ और कहाँ की बर्फ पिघली है, उसकी दर क्या है और इसके जो है प्रभाव क्या क्या हो रहे हैं, इनके पीछे के कारण क्या है, वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम हो आपका, या फिर स्टेट पीसीओ हो, पर्यावरण से संबंधित खासकर जो है जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है उससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो इस आर्टिकल के माध्यम से हम सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि किस एरिया में जो है कितनी बर्फ है, कितनी पिघल गई है, उससे जो है क्या क्या चीजें प्रभावित होने वाली। देखिए क्या लिखा है, समुद्री बर्फ में जो है लगातार गिरावट आ रही है। बहुत सारी बर्फ जो है लगातार पिघल रही है। 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा तेजी से यहाँ पर जो है बर्फ पिघल रही है। कई बार जो हमने खबरों में पढ़ा है। और क्यों पिघल रही है, हमें पता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो समुद्र का जल है उसका टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा भी अन्य पर्यावरणीय कारण हैं जिसकी वजह से गर्म हवाएं और भी अन्य कारण हैं जिसकी वजह से लगातार जो है बर्फ पिघल रही है। तो ये बर्फ कौन सी, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है तैरती रहती है। अब तैरती क्यों है, क्योंकि वो नहीं पिघलती है, क्योंकि जल का जो है टेम्परेचर भी इतना इतना अच्छा खासा होता है कि बर्फ को जो है नहीं पिघलाता है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि जो है समुद्र के जल का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो बर्फ जो वहां पर तैर रही थी अब जो है पिघलना शुरू कर दिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रीय हिम एवं बर्फ डेटा केंद्र जो है उसने यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें सारी चीजों को बहुत विस्तार से समझाया है। 13 फरवरी तक यहाँ पर बताया गया, 13 फरवरी तक आर्कटिक और अंटार्कटिक की जो भी दोनों हमारे दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है का कुल क्षेत्र घटकर जो है 15.76 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो गया। ये 2025 का है। और 2000 जो है यहाँ पर पिछले साल की बात करें तो 15.93 मिलियन वर्ग किलोमीटर था। तो ये डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है ना, अपने आप में सोचने वाला। तो लोग सोचेंगे कि बहुत थोड़ा ही तो है। देखो, हमारे पर्यावरण के लिए जितनी बर्फ ये है ना, इससे भी कहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो 0.1% का भी डिफरेंस अगर आता है तो हमारे लिए खतरनाक है ये। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर चीजें चर्चा में चली। अब तक का सबसे कम स्तर है, मतलब हम जो है सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गए। हमारे पास जो है आइस कवर जो है लगातार वो कम होता दिखाई दे रहा है। अब बात करें यहाँ पर जो है आर्कटिक और अंटार्कटिका महासागर में जो भी बर्फ है उसकी गिरावट के पीछे क्या कारण है, कैसे गिरावट आ रही है। तो कमी आई है 1970 के बाद जो है लगातार जो है ये गिरती जा रही। और हमने अभी देखा कि अब से अपने जो है सबसे निचले स्तर पर है। अब यहाँ पे बताया तो 1970s के समय में जो है हर साल करीब 77,800 वर्ग किलोमीटर समुद्री बर्फ जो है पिघल रही है। तब से इतना बड़ा एरिया लगातार हर साल पिघल रहा है। अब जो है ये पिघलेगी तो गर्मी बढ़ेगी, साथ में जो है जितना बर्फ पिघल रही वो पानी बनेगी, तो पानी बनकर क्या करेगी, वो जो कोस्टल एरियाज हैं उनको डुबाया जा रहा है। 1980 से लेकर 2010 के बीच का अगर हम बात करें कितनी दर रही है पिघलने की, तो 12.2% की दर से लगातार घट रही है। मतलब अगर यहाँ पर 100 थी तो जो है 12.2% कम कर दीजिए, इतनी जो है हर बार जो है घटती दिखाई दे रही है। अंटार्कटिका में 2015 तक वहां बर्फ बढ़ रही थी। देखो बीच में क्या हो रहा है, 2015 में बढ़ी, ठीक है, फिर 2014 से 17 के बीच फिर से घटना शुरू हो गई, इतनी लगभग यहाँ पर घट भी गई। स्पेन अगर ये बात करें कि 2014 से लेकर 2017 के बीच जो 20 लाख वर्ग किलोमीटर घटी है, तो अगर उसके आकार की बात करें कितना होगा, तो लगभग स्पेन का 4 गुना। तो अगर स्पेन इतना बड़ा है तो उसका 4 गुना एरिया बर्फ का था वो पिघल गया है। 2018 में थोड़ी सी फिर से बर्फ बढ़ी, लेकिन 2023 में जो है फिर से कम हो गई। ये एरिया है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों का यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है कि कब जो है कितनी बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है लगातार हमें घटता ही दिखाई दे रहा है। अब बात करें जो है समुद्री बर्फ की, कि समुद्री बर्फ क्या होती है। अर्थ है ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है स्वतंत्र
रूप से तैरने वाली बर्फ, हम उसी को समुद्री बर्फ के रूप में जानते हैं। आमतौर पर सर्दियों के दौरान फैलती है। अब जैसे ठंड आती है तो बर्फ क्या होती है, बर्फ जमती है तो वो एरिया जो है और एक्सपेंड कर जाता है। जैसे ही गर्मी आती है तो कुछ बहुत जो किनारे के इलाके हैं वो क्या कर जाते हैं, पिघल जाते हैं, तो थोड़ी कम हो जाती है। समुद्री बर्फ साल भर बनी रहती है, जैसे हिमखंडों के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में, बर्फ की चादरों के रूप में, जो है अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग रूप में हमें बर्फ देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें समुद्री बर्फ का महत्व क्या है, तो आपने जो है मौसम विज्ञान में पढ़ा होगा एल्बिडो के बारे में, कि सबसे ज्यादा परावर्तन जो है सूर्य का, जो भी जो शॉर्ट वेव्स आती हैं जो हमारे लिए या पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, जो गर्मी बढ़ा सकती है, उसको जो है परावर्तित करने का काम जो है जो बर्फ की चादरें होती है वही करती हैं। अब जब चादरें परावर्तित नहीं कर रही, क्योंकि एरिया ही कम है, जब एरिया कम है तो परावर्तित कम हो रहा है, समुद्र के माध्यम से अब्जॉर्ब ज्यादा किया जा रहा है। जो समुद्र का, जब समुद्र जो है प्रकाश को अब्जॉर्ब कर रहा है या सूर्य की हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या है, समुद्र का जो है जल का जो है तापमान लगातार बढ़ रहा है। जब तापमान बढ़ रहा है तो जो थोड़ी बहुत बर्फ और बची है वो भी पिघलती जा रही है। देखिए लिखा है, समुद्र बर्फ समुद्र में मौजूदा गर्मी को रोक कर जो है ग्रह को ठंडा रखने का प्रयास, ठंडा रखती है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, ऊपरी जो भी हवा है गर्म होती है तो उसको भी कंट्रोल करती है। समुद्री बर्फ के आवरण में कमी से पृथ्वी का तापमान जो है बहुत तेजी से जो है बढ़ सकता है, जो हमारे लिए विनाशकारी होगा। अब बात करें जो है गिरावट के पीछे कारण क्या है, बहुत सारे यहाँ पर कारण हमें दिखाई देंगे। विशेषज्ञों के अनुसार 2025 में समुद्री बर्फ का स्तर गिरने का कारण जो है गर्म हवा, गर्म समुद्र। अब मैंने बताया जो समुद्र की चादर ही कम हो गई है, तो पहले जो है मान लीजिए इतना एरिया बर्फ से ढका हुआ था और इतना एरिया ही जो है समुद्र का खुला था, तो यहाँ पर ही समुद्र पर जो है सूर्य की किरणें पड़ रही थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जो है एरिया सिकुड़ के इतना हो गया, तो और इस एक्स्ट्रा जो है ये एरिया बढ़ गया जहां पर जो है सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ये समुद्र जो है यहाँ का इलाका जो है लगातार गर्म हो रहा है। तो ये हो गया। अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ, खास तौर पर बर्फ तोड़ने वाली हवाएं, जो गर्म हवाएं चल रही हैं, उसकी वजह से जो है बर्फ का बहुत बड़ा भूखंड था, तो जो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा था। अब छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो सरफेस एरिया उनका बढ़ गया ना। देखिए मान लीजिए कोई बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा है, अब हवा यहाँ से आ रही है तो जैसे तैसे बच रहा है। लेकिन जो इसको 4 टुकड़ों में आप अगर विभाजित कर दे कि यहाँ पर 4 टुकड़े हो गए अलग अलग, अब जो है चारों तरफ से हवा आ रही है तो ये तेजी से पिघलना शुरू कर देते हैं। अब बात करें यहाँ पर क्या लिखा, इस वर्ष जो है स्थिति और भी खराब होगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियां दिसंबर से फरवरी के अंत में हवा और समुद्र का तापमान दोनों ही अधिक था। हमने देखा अभी कि जो है सर्दी बिल्कुल आके टक से छू के वापस चली गई है, पता भी नहीं चला कि ठंड आई थी। जो कपकपाहट वाली जो है एकदम हड्डियां हिलाने वाली ठंड होती थी, इस बार पड़ी ही नहीं है। तो जो है इस बार ठंड का मौसम कम टाइम के लिए रहा है, समुद्र का लगातार जो है गर्म होना। इसके अलावा जहां सर्दी नवंबर से फरवरी तक रहती थी, अब समुद्री बर्फ का स्तर जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि ठंड का जो है समय अंतराल जो है कम होता जा रहा है। कनाडा के उत्तरी पूर्वी स्थित जो हडसन का इलाका है, बर्फ जमने में यहाँ पर देरी हुई। मतलब जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है बर्फ अक्टूबर से जम जाती थी, तो अक्टूबर में बर्फ ही नहीं जमी, नवंबर दिसंबर तक इंतजार करना पड़ा, तब भी जो है जितनी बर्फ जमनी चाहिए उतनी यहाँ पर नहीं हुई। असामान्य रूप से गर्म महासागर की वजह से जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। अब बात करें जिसने रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसका नाम था अमेरिकी राष्ट्रीय हिम एवं बर्फ डेटा केंद्र। तो हमें पता चल रहा है क्या बताता है ये, हिम और बर्फ डेटा को जो है यहाँ प्रकाशित किया जाता है, जो कि अमेरिका का है। एक शोध संगठन है जो कि बर्फ, समुद्री बर्फ, ग्लेशियर, बर्फ की चादरें और जो भी ठंडे क्षेत्र हैं उनसे जुड़े डेटा को यहाँ पर जारी करता है। केंद्र कहाँ है, कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर में स्थित है। इसके अलावा मुख्य रूप से नासा, नेशनल साइंस फाउंडेशन जो हमारा है और अन्य सदस्यों के सहयोग के साथ जो है ये काम करता है। अब अगर बात करें जो है समुद्री बर्फ में अगर लगातार गिरावट होगी तो उससे प्रभाव क्या पड़ेंगे, साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, वैसे ही तापमान जो है पृथ्वी का लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर और भी बढ़ेगा, क्योंकि जो है प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाएंगे, ठंडा रख नहीं पाएंगे, तो वो होगा। मौसम में अस्थिरता आएगी। देखिए मौसम में आर्कटिक और अंटार्कटिका की बर्फ कम होने से वैश्विक मौसम पैटर्न जो है प्रभावित होगा। चरम मौसम घटनाएं होंगी, बर्फीले तूफान, गर्मी की लहरें, अधिक वर्षा, बाढ़, ये सारे हो सकते हैं। अब अगर बात करें महासागरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने तो देखा पृथ्वी पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे मौसम परिवर्तित होगा। महासागरों पर को समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जब जल स्तर बढ़ेगा तो कोस्टल एरिया जो है डूबेंगे, वो विस्थापित होंगे दूसरी जगह पर। अब जो है जब वो विस्थापित होंगे दूसरी जगह पर, जहां पर जाएंगे वहां पर जो है भीड़ बढ़ेगी, तो महासागर की धाराओं में रुकावट आएगी। अब देखो हमें पता है कि ठंडी और गर्म जल धाराएं हमारे यहाँ पर हैं, उनका जो है एक अपना मूवमेंट है।
है, सेट है, वो हिसाब से मूव करती हैं। अब ठंडी वाली गर्म हो जाए, गर्म वाली ठंडी हो जाए, इसका मतलब उनका मूवमेंट जो है प्रभावित हो जाएगा। और जो है यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है सैलिनिटी, मतलब जो है लवणता के स्तर पर भी उनका मूवमेंट डिसाइड होता है। अब जो है अगर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर से पिघलेंगे, जो है मीठा जल मिलेगा, उनकी लवणता कम होगी, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर समुद्री जलधाराओं का जो है एक तरीके से मूवमेंट है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। वन्यजीव पर खतरा क्या होगा? तो वन्यजीव पर खतरा क्या होगा? जो भी समुद्री शैवाल वगैरह हैं, प्लैंक्टन्स है जो समुद्र के बर्फ के नीचे जो है रहते हैं, वो प्रभावित होंगे। जो बर्फ पर आधारित हैं, जैसे सील हो गया, जो है भालू वगैरह, जो ध्रुवी भालू होते हैं, और अन्य प्रकार के जो जीव हैं बर्फ पर ही आधारित हैं, उनका जो है जीवन प्रभावित होगा। समुद्री खाद्य श्रृंखला का मैंने बता दिया, प्लैंक्टन्स वगैरह जो है वो खत्म हो जाएंगे। बर्फ के जो बर्फीले वातावरण में रहते हैं, जब वो नहीं होंगे तो वहाँ की मछलियाँ नहीं होंगी। वहाँ की मछलियाँ नहीं होंगी तो मछलियों पर जो निर्भर जीव जंतु हैं वो भी यहाँ पर कम होते हमें दिखाई देंगे। मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तटीय इलाके जो है वो सारे डूबने लग जाएंगे, उनको विस्थापित होना पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। जब जो है पूरा समुद्र का जल स्तर या समुद्र का सारा पर्यावरण वातावरण ही चेंज हो जाएगा उनका, तो क्या होगा? मत्स्य पालन, जो भी मछली पालन कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। उनकी प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पर जो है प्रभावित हो जाएगी। कई देशों की अर्थव्यवस्था ऐसी है जो कि मत्स्य पालन पर ही आधारित है, वो भी यहाँ पर जो है आर्थिक खतरे का सामना करते नजर हमें आएंगे। ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि बर्फ की चादर लगातार जो है पिघल रही है। पूरे विश्व में जहां जहां भी बर्फ है, उनकी जो है संख्या या उनका जो एरिया है लगातार कम हो रहा है। उसके पर्यावरणीय, मानवीय, आर्थिक और जो है जीव जंतुओं पर प्रभाव क्या पड़ेंगे और कैसे कैसे हमें प्रभावित करेगा इन फ्यूचर, ये सारा हमने यहाँ पर देख लिया। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए मददगार रहा होगा और समझ में भी आया होगा। तो क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारा बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।